लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को शुक्रवार को सरकार ने एक अच्छी खबर सुनाई। सरकार ने चुनाव खर्च बढ़ाने की राजनीतिक दलों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूर कर दिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी। सरकार के नए फैसलों के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि गोवा जैसे छोटे राज्य और पूर्वोत्तर और अन्य पर्वतीय राज्य में ये सीमा 54 लाख रुपए तक तय की गई है। बड़े राज्यों में ये सीमा पहले 40 लाख थी, जबकि छोटे राज्यों में ये सीमा 22 लाख थी। आयोग के प्रस्ताव के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा भी राज्यों के आकार के हिसाब से अधिकतम 28 लाख रुपए हो गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी राज्यों में ये सीमा 20 लाख रुपए है। निर्वाचन आयोग चुनावों को साफ सुथरा करने और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं। अब राजनीतिक दल जब अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे तो वोटरों को लुभाने के लिए लोक लुभावन वादे इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए नई आचार संहिता लागू की है। निर्देश में कहा गया है कि पारदर्शिता के हित में राजनीतिक दल या उम्मीदवार वादा करते समय उनका तर्कपूर्ण औचित्य समझाएंगे और विस्तार से इस संबंध में बताएंगे कि वो इसके लिए जरूरी धन कहां से लाएंगे। आयोग ने कहा कि मतदाताओं का विश्वास सिर्फ उन वादों के आधार पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सकता हो। आयोग के मुताबिक चुनावी घोषणा पत्र में संविधान के आदर्शों और सिद्धांतों के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए और ये चुनावी आचार संहिता के अन्य प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि माहौल खराब करने वाले वादे न करें। राजनीतिक दलों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीके नहीं अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब भी कई सुधार होने बाकी हैं। पिछले साल मुख्य सूचना आयुक्त ने सभी राष्ट्रीय दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत लाने का फैसला सुनाया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। इस आदेश को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया, जो अब संसद के विचाराधीन है। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने में अधिकतर दलों ने कोई रुचि नहीं दिखाई है। विधि आयोग ने 1 साल पहले सभी पार्टियों से चुनावी प्रणाली में सुधार के सुझाव मांगे थे, जिस पर ज्यादातर राजनीतिक दलों ने अभी प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। हालांकि अदालत ने सजा प्राप्त जनप्रतिनिधियों की संसद और विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने और उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करने का कानून चुनाव सुधार की दिशा में अहम कदम है। चुनाव सुधार के लिए सबसे पहले 1990 में गोस्वामी समिति गठित की गई थी। इसके बाद 1993 में वोहरा समिति और 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें की, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हो पाई। सहारा का ये पूरा विवाद आम आदमी के उन 24,000 करोड़ रुपयों का है जो कंपनी ने निवेशकों से लिए। लोगों ने भी इस लालच में पैसे जमा किए कि उन्हें मोटा मुनाफा मिलेगा, लेकिन जब लोगों को पैसे मिलने में दिक्कत हुई तो मामला बढ़ते बढ़ते देश की सबसे बड़ी अदालत में जा पहुंचा और इसकी परिणति सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी के तौर पर हुई। मामले की शुरुआत 2008 में हुई। सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 2008 से 2011 के बीच परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए 3 करोड़ निवेशकों से 17,000 करोड़ रुपए जुटाए। ये दोनों ही कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं थीं। सेबी की निगाह में मामला 2009 में आया, जब सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी के सामने दस्तावेज जमा किए। सेबी को सहारा कंपनियों की पूंजी जुटाने में अनियमितताएं मिली। इसके बाद सेबी ने अगस्त 2010 में दोनों कंपनियों की जांच करने के आदेश दिए। जांच के बाद 2011 में सेबी ने सहारा से निवेशकों को उनके पैसे ब्याज समेत लौटाने को कहा, लेकिन सहारा ने सेबी से कहा कि यह मामला उसकी पैरा बैंकिंग गतिविधि के दायरे में आता है, इसलिए इसमें सेबी की कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में सहारा ने सेबी के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां सहारा को कोई राहत नहीं मिली। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा और 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दोषी मानते हुए ग्रुप की दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाए गए रकम को 15% ब्याज के साथ 3 महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया।
बाद में सहारा की अर्जी पर यह राशि 3 किस्तों में फरवरी 2013 तक लौटाने की छूट दे दी गई। फैसले के मुताबिक सहारा समूह को 5,120 करोड़ रुपए तत्काल जमा कराने थे और 10,000 करोड़ रुपए जनवरी 2013 के पहले हफ्ते में और बाकी राशि फरवरी 2013 के पहले हफ्ते में देनी थी। सहारा की ओर से सिर्फ 5,120 करोड़ रुपए जमा करवाए गए और बाकी की किस्तें जमा नहीं कराई गईं। फरवरी 2013 में सेबी ने सहारा के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ग्रुप की कंपनियों और सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय समेत शीर्ष अधिकारियों के खातों पर रोक लगाने और अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सहारा समूह को और समय देने से इनकार करते हुए निवेशकों को रकम नहीं लौटाने के लिए ग्रुप को आड़े हाथों लिया। मार्च में सेबी ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी और उन्हें देश छोड़कर बाहर जाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की दोनों कंपनियों को वैल्यूएशन रिपोर्ट के साथ जायदाद की टाइटल डीड जमा करने के भी आदेश दिए। इसके लिए कोर्ट ने 3 हफ्तों का वक्त भी दिया था, लेकिन इन सब के बावजूद अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े तेवरों को देखते हुए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि अगर सहारा समूह निवेशकों के पैसे नहीं लौटा पाया तो समूह की संपत्ति और सुब्रत रॉय और निदेशकों की निजी संपत्ति भी नीलाम हो सकती है। नीलामी के जरिए हासिल की गई राशि से निवेशकों के पैसे लौटाए जा सकते हैं, लेकिन ये सब सहारा समूह की भविष्य की कार्रवाई और अदालत के रुख पर निर्भर करेगा। उम्मीद तो थी कि शुक्रवार को हो रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से तैयार किए गए विधेयकों को अध्यादेश के जरिए लागू करने का ऐलान हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस बारे में फैसला टल गया है। इस मसले को लेकर जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद कई दूसरे अहम फैसलों का ऐलान हुआ। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के खर्च की सीमा बढ़ाने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे बड़े राज्यों में अब उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे, जबकि कुछ छोटे राज्यों में यह सीमा 54 लाख रुपए तक तय की गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा भी राज्यों के आकार के हिसाब से अधिकतम 28 लाख रुपए और कुछ छोटे राज्यों के मामले में यह सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है। केंद्र सरकार ने एक बड़े फैसले के तहत आदिवासियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा के तहत मिलने वाले 100 दिन के रोजगार के बजाय अब उनको 150 दिन का रोजगार देने का फैसला किया है। वो आदिवासी जिनको वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टे दिए गए हैं, उनको 150 दिन का रोजगार देने का कानूनी वादा होगा। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने और वहां की विधानसभा को निलंबित अवस्था में रखने के गृह मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते को वर्तमान 90% से बढ़ाकर 100% करने का फैसला भी किया है, जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन धारकों को फायदा होगा। ये महंगाई भत्ता इस साल 1 जनवरी से लागू होगा। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के कोलार में नई रेल कोच निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने 4 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाने संबंधी एक प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधारभूत ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने के साथ साथ नेटवर्क के विस्तार से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जिसके लिए करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट ने एलपीजी उपभोक्ताओं को भी राहत देने का फैसला किया है। उपभोक्ता अब महीने में 1 से ज्यादा सब्सिडी वाले सिलेंडर भी हासिल कर सकते हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण अध्यादेशों को लागू कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वायदों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है और इसीलिए कैबिनेट की विशेष बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। बिहार में गठबंधन सहयोगी हासिल करने में कामयाबी पाने के बाद बीजेपी का जोश आज उसके आंदोलन में भी देखने को मिला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बीजेपी ने आज राज्य भर में रेल रोको अभियान चलाया। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जगह जगह ट्रेनों को रोकने में लग गए थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो जिस प्रकार मिलना चाहिए था, आज केंद्र के सौतेले व्यवहार के कारण, सोनिया मनमोहन के खेल के कारण बिहार को ये काम नहीं मिल पाया। इसके कारण सोनिया मनमोहन के सरकार के खिलाफ आज बिहार की जनता की तरफ से हम लोग आज रेल रोको अभियान के तहत ट्रैक पर हैं। बीजेपी के आंदोलन का असर लोगों पर भी दिखा और कई शहरों में ट्रेनें न चल पाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के अलावा दरभंगा, बेतिया, कैमूर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया।
पटना सचिवालय हाल्ट पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पटना नई दिल्ली रेल ट्रैक को भी जाम किया। दानापुर इलाके में नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस को रोका गया। पटना से हावड़ा जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रोका। हावड़ा दानापुर एक्सप्रेस को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतुहा में रोका। बाद में पुलिस ने सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी की दलील है कि सीमांध्र को विशेष पैकेज मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं। जो विशेष पैकेज है या विशेष राज्य का दर्जा है यह नरेंद्र मोदी देगी, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। और अगर सीमांध्र को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है तो बिहार को क्यों नहीं मिल सकता है। हालांकि बाकी विरोधी दल बीजेपी के इस प्रदर्शन को चुनावी स्टंट करार दे रहे हैं। वो नाटक कर रहे हैं। असली विशेष राज्य का दर्जा अब तक मिल गया होता है तो ये लोग जो विधानसभा में प्रस्ताव पास किए तो हमारी पार्टी तो उसको बहुत दूर तक लड़ी है, अभी भी लड़ेंगे। यानी विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी और जेडीयू में होड़ मच गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं। अब बीजेपी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी है। साफ है कि लोकसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियां जनता को लुभाने की जुगत में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नक्सलियों की ओर से घात लगाकर किए गए एक हमले में एसएचओ और 4 पुलिस जवान शहीद हो गए, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों में से एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले के बाद नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी और उनके हथियार लेकर भाग निकले। In Dantewada, roads are under construction at various places. Our forces have been deployed to provide security to these roads. One of our police party left Kuakonda police station for providing security, but when they were en route that place, they were ambushed by Naxalites. नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ बचेली के कुआकोंडा थाना क्षेत्र से 5 किलोमीटर दूर श्यामगिरी की पहाड़ियों में हुई। पुलिस टीम में आरओपी के 12 जवान थे जो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उसी समय 100 के करीब नक्सलियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब हमला हुआ उस वक्त ये सर्च ऑपरेशन के लोग वहां चल रहे निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे थे ताकि वहां सड़क निर्माण कार्य किया जा सके। और इस घटना में नक्सलियों के हमले में 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक एसएचओ है, थाना प्रभारी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हमले में शहीद हुए जवानों में कुआकोंडा के टीआई भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। नक्सलियों की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हमले की निंदा की है और शहीद हुए जवानों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है।